नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम त्रिवेंद्र रावत के दिल्ली दौरे की। तो त्रिवेंद्र रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सीएम ने हिमाद्री इंपोरियम का उद्घाटन किया। वहीं आज और कल भी त्रिवेंद्र रावत दिल्ली में रहेंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम की मुलाकात का आज कार्यक्रम है। उत्तराखंड के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या जो हमारे आर्टिजन्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर भी दिल्ली में भी आम आदमी को उपलब्ध हों आसानी से। उस दृष्टि से ये शोरूम यहाँ पर खुला है। तो सीएम का दिल्ली दौरा है और आज किस तरह से कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं, बातचीत करने के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनसे उनकी मुलाकात होनी है? आज दिन भर का उनका किस तरह का कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली शाम दिल्ली पहुंच गए थे और अगर बात की जाए तो आज शाम 4:30 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में डेवलपमेंट को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही शाम 6 बजे वो गृह मंत्री शाह से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होगी, क्योंकि देखा जाए तो पहले तो वहाँ पे जो आपदा और साथ सामने जिस तरह प्रदेश का आने वाले समय में उसको लेकर क्या कुछ बनाई जाएगी, तो महत्वपूर्ण बातों पर आज क्या होगी। अभी तक जो दो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, क्योंकि अमित शाह सिंह पुरी। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 70 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे का आज तीसरा चरण शुरू करने वाले हैं। आज से रामनगर से वो अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। 6 दिवसीय इस दौरे के तहत बीजेपी अध्यक्ष रामनगर, सल्ट, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन, यमकेश्वर, ऋषिकेश विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का 70 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा है और आज इसका तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आज से हम आपको बता दें कि वो रामनगर से तीसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। 6 दिवसीय इस दौरे के तहत बीजेपी अध्यक्ष रामनगर, सल्ट, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन, यमकेश्वर, ऋषिकेश विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। क्योंकि चुनाव का समय है और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। मुख्यमंत्री भी तमाम क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और अब बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत भी लगातार दौरे पर निकले हुए हैं। आज तीसरा चरण है। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, आज बीजेपी अध्यक्ष का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर आज से शुरुआत होगी और फिर किस तरह से अपने दौरे को आगे बढ़ाएंगे बंशीधर भगत? देखिए नीलू, बीजेपी की कोशिश है कि जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से एक्टिवेट किया जाए और इसी के लिए 24 दिसंबर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 विधानसभाओं के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन बीच में अलग अलग कारणों से ये कार्यक्रम रुकता रहा। राम मंदिर सहयोग निधि के कारण भी बीजेपी ने करीब 1 महीने तक कार्यक्रम को पोस्टपोन किया। उसके बाद चमोली डिजास्टर के कारण करीब 15 दिन ये प्रोग्राम उनका पोस्टपोन रहा। तो आज से ये तीसरा चरण शुरू हो रहा है। आज रामनगर में उनकी जनसभा है, वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके तहत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रत्येक विधानसभा में रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ लेवल कार्यकर्ता हों या पार्टी के जिला स्तर के सीनियर लीडर हों जो अब सक्रिय नहीं है, तो कोशिश ये कि उन सभी लोगों को एक्टिवेट किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान अपने एक कार्यकर्ता के घर जलपान करने भी जाएंगे और इसके साथ साथ कोशिश ये रहेगी कि एक मैसेज दिया जाए कि बीजेपी हर जाति, धर्म, हर वर्ग के लिए काम करती है। तो आज रामनगर का दौरा रहेगा, कल सल्ट जाएंगे बंशीधर भगत और उसके बाद गढ़वाल में चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और ऋषिकेश का उनका दौरा है। यमकेश्वर विधानसभा सीट का उनका दौरा है। 6 दिन का ये तीसरा चरण होगा। टारगेट रखा गया है कि 120 दिन सभी 70 विधानसभाओं में गुजारे जाएं ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रदेश के हर कोने से उनको एक्टिवेट किया जाए 2022 के चुनाव के लिए। बिल्कुल सुनील, 2022 के चुनाव के लिए पूरी कवायद है। हमने
मुख्यमंत्री को भी देखा, वो भी अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। बंशीधर भगत भी हैं, बाकी विधायकों से भी ये कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाए और वहां पर कामकाज को देखे, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और 2022 के लिए ये बहुत जरूरी है ये करना, और यही बताने की कोशिश है त्रिवेंद्र सरकार की। बिल्कुल नीलू, आपने देखा होगा कि बीजेपी ने करीब करीब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है 2022 के चुनाव के मद्देनज़र कि हर एक कार्यकर्ता को एक्टिवेट किया जाए। आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री रायपुर में थे, आज दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार अलग अलग जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा जो दायित्वधारी हैं उनको भी विधानसभा वार भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि वो फीडबैक लाएँ कि सरकार की जो योजनाएँ हैं वो कितनी धरातल तक पहुँची, लोग क्या सोचते हैं, उनको कितना इसका लाभ मिला। इसी के तहत पूरी कवायद चल रही है और कमोबेश मंत्री से लेकर विधायक, दायित्वधारी और जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता हैं, उनको भी विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया है। यहाँ तक कि पार्टी ने अपनी मीडिया टीम को भी जिलों में भेजा गया है कि वो प्रशिक्षित करें वहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, उससे आम पब्लिक तक, आम पब्लिक फोरम तक कैसे पहुँचाया जाए। बिल्कुल सुनील, तो कहा जा सकता है बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली है 2022 के चुनाव को लेकर, और यही वजह है कि तमाम नेता, विधायक, दायित्वधारी जो जिक्र जिस बात का कर रहे थे वो सब अपने अपने क्षेत्रों में अब जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चमोली आपदा से जुड़ी खबर भी अब आपको बताते चले। 7 फरवरी को आए आपदा के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 68 शव बरामद हो चुके हैं, 136 लोग अब भी लापता हैं। वहीं तपोवन टनल से पानी का रिसाव लगातार जारी है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। और चमोली से बड़ी खबर आपको देते हैं। यहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाढ़ प्रभावित रैणी गांव निवासी मंजू रावत की मदद के लिए एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर आगे आए हैं। उन्होंने मंजू और उसकी मां सौड़ा देवी को आसरा दिया है। इंस्पेक्टर हरत राणा ने अपने घर में उन्हें आसरा दिया। आपदा में मंजू रावत और उनकी मां बेघर हो चुकी है और न्यूज 18 ने इस लेकर खबर भी दिखाई थी। और अब खबर का बड़ा असर हुआ है कि मंजू और उसकी मां को छत मिल गई है, आसरा मिल गया है। और देहरादून सचिवालय में गृह विभाग ने दस्तावेज चोरी होने का मामला अब सामने आया है। अनुभाग अधिकारी पंकज जोशी की शिकायत पर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि गृह विभाग के अनुभाग 3 में सूचना के अधिकार के तहत आए एप्लीकेशन चोरी किए गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो शुक्रवार को लंच के लिए गए थे और इसी दौरान ये दस्तावेज चोरी हो गए। करीब 8 से 10 दस्तावेज चोरी होने की बात कही जा रही है। हालांकि अनुभाग 3 में चोरी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले सितंबर में शांति कुंज मामले से जुड़ी एक फाइल भी कोर्ट पहुंचने से पहले यहां से चोरी हो गई थी। ये इससे संबंधित कोई एक फाइल थी जो उनके अनुभाग से चोरी हुई है, तो इमीडिएट उसमें नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है। और उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 इलेक्ट्रिक बस की सौगात देहरादून को मिल गई है। क्या खासियत होगी इस बस की और किस रूट पर इसका संचालन होगा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देहरादून को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में फर्स्ट फेज में आईएसबीटी से राजपुर तक 5 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया गया। बस में हिंदी, इंग्लिश और गढ़वाली भाषा में जानकारी दी जा रही है। वहीं इसका किराया 10 रुपए से लेकर 55 रुपए रखा गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पैनिक बटन, जीपीएस फैसिलिटी, दिव्यांगों के लिए रैंप के साथ साथ हर सीट पर चार्जिंग फैसिलिटी दी गई है। बस को पीपीवी मोड पर चलाया जा रहा है। इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर के लिए 66 रुपए देगा। उम्मीद है कि आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में देहरादून के अंदर एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बस चलने से ट्रैफिक में भी जो इंडिविजुअल लोग कार वगैरह से जाते हैं उसमें भी कमी आएगी। वही बस की सवारी करने वाले लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। ये बस ये उससे भिन्न है, क्यों इसमें हमारे परिवहन निगम के परिचालक करेंगे जो यात्रियों को सम्मान देंगे और उनके जो बुजुर्ग हैं जैसे मतलब उनको अच्छे ढंग से डीलिंग करेंगे, जिससे यहाँ की जनता बहुत प्रसन्न होगी और ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये इलेक्ट्रिक बसों के चलने से अब देहरादून में बस में सफर करना आसान हो सकेगा। साथ ही अगर ट्रैफिक से बचना है तो ये बस फायदे का सौदा हो सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कुंभ मेले में इस बार टेंट और तंबू नहीं लगेंगे। मेला प्रशासन ने कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए ये कदम उठाया है। अब अखाड़े अपनी छावनी से ही कुंभ मेले में स्नान करेंगे, लेकिन इससे बैरागी संप्रदाय के 3 अखाड़ों के सामने संकट आ गया है। ये तीनों ही अखाड़े बैरागी कैंप में तंबू लगाकर ही रहते थे, लिहाजा इनके लिए बिना टेंट रहना मुश्किल होगा और इसी को लेकर बैरागी अखाड़े ने छावनी के लिए प्लॉट आवंटन की मांग की है। रविंद्र भैया भी अधिकार है अपने अखाड़े की, हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन अगर वो 10 अखाड़े या जूना अखाड़ा जो भी करना चाहता है महामंत्री जी, तो वो उनकी अपनी मस्तिष्क है, अपना विचार है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। और हरिद्वार कुंभ को देखते हुए उत्तरकाशी में भी पीआरडी जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पीआरडी जवानों को आपदा प्रबंधन के मास्टर ट्रेनर के तौर पर आपातकाल से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही भीड़ के समय किस तरह के काम करना होगा, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पीआरडी जवानों को एसडीआरएफ के मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर पीआरडी के स्वयंसेवकों को खोज और बचाव प्राथमिक उपचार के साथ साथ इनको गांठों के बारे में और ब्लें और एंकर के बारे में और रैपलिंग और जुमारिंग क्या होता है उसके बारे में और फेस रेस्क्यू, टेरोलिन ट्रेवर्स और ओवरहैंग रैपलिंग और जुमारिंग, डबल जुमारिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। और नैनीताल में वीकेंड पे पहुंचे पर्यटकों की मन की मांगी मुराद पूरी हो गई। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को रविवार को पूरे दिन मुफ्त में रोपवे यात्रा करवाई। इस दौरान लोगों ने इस रोपवे से नैनीताल को निहारने का आनंद उठाया। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी यहां पर पहुंचे। हालांकि मुफ्त यात्रा सिर्फ रविवार के लिए ही थी, आज से इसके लिए टिकट लेना होगा। करीब 1 साल तक अपग्रेडेशन के चलते रोपवे बंद था, जिसे रविवार को दोबारा से खोल दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है और हमने नहीं सोचा था कि हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भगवान करे हम जितनी बार आए उतनी बार ऐसे ही मजे उड़ाए। वेटिंग का भी हमने और आगे अच्छा करने का प्लान बना रखा है, ऑनलाइन टिकट की बुकिंग, और बाकी यह है कि तेज़ स्पीड में जब सफ़र करेंगे लोग तो उसका अलग रोमांच का अनुभव होगा, और आने वाले समय में जब ज़्यादा स्पीड चलेगी, ज़्यादा लोग आज सफ़र करेंगे तो कुल मिला के विभाग को भी इसका मुनाफा निश्चित तौर पर होगा। और कोरोना की वजह से हुए नुकसान से उबरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम नए प्लान पर काम कर रहा है। क्या है KMVN का प्लान, देखिए जरा। कोरोना से उभरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। घाटे से उभरने के लिए नौकुचिया ताल के परिचय गेस्ट हाउस और मोहान के टूरिस्ट आवास गृह को PPP मोड पर देने की तैयारी हो रही है। वहीं अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, बिनसर, कौसानी के रेस्ट हाउसों को अपग्रेड कर 3 स्टार कैटेगरी में लाने का खाका खींचा गया है। निगम की कमाई बढ़ाने के लिए 10 नए पेट्रोल पंप कुमाऊं में लगाने की तैयारी है। लोकल फूड, लोकल कुजीन को भी प्रायोरिटी दे पाएंगे। साथ ही बाहर से आने वाले सैलानियों को हम ब्रांडेड एवं दूसरे राज्यों के खाने का भी लुत्फ उठाने का एक अवसर प्रदान कर पाएंगे। साथ ही क्राफ्ट सेंटर में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट्स को भी एक सेलेबल पॉइंट्स दे देंगे, जिससे हमारे यहाँ पर लोकल लोगों को एक नया आमदनी का जरिया मिल जाएगा। दरअसल पिछले साल कोरोना के बाद खासा नुकसान हुआ था। इसके बाद से KMVN इससे उभरने के लिए रणनीति बना रहा है। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के विकल्प के तौर पर भी निगम आदि कैलाश की यात्रा पर फोकस कर रहा है। इसमें देश भर के धार्मिक पर्यटकों को कैलाश धाम लाने की योजना है। आदि कैलाश यात्रा हमेशा सुचारू रूप से चल सके, लगभग बहुत नज़दीक तक रोड पहुंच चुकी है। उस पर हम सारे लोगों की यात्रा को पूरे देश से, विदेश से यात्रियों को आदि कैलाश तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल कोरोना के बाद अब बारी है उस घाटे से उभरने की जो पिछले 1 साल में हुआ है। हालांकि जो प्रयास अब निगम करने जा रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और कोटद्वार के पास लालढांग रेंज में एक हथिनी की करंट लगने से मौत हो गई। हथिनी का शव जंगल से लगे आबादी वाले इलाके में मिला। जानकारी के मुताबिक देर रात खाने की तलाश में हथिनी आबादी वाले इलाके में घुस गई, जहां पर करंट की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। वन विभाग ने हथिनी का पोस्टमार्टम किया और शव को दफना दिया। काशीपुर में 2 बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मानपुर रोड पर हुए इस भीषण हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ। दोनों बाइक में सवार लोग बिना हेलमेट के चल रहे थे।
और पिछले दिनों देहरादून प्रशासन ने जिले को पूर्ण साक्षर घोषित किया और बाकायदा ऐसा करने वाला देश का पहला जिला होने तक का दावा कर लिया। लेकिन न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की तो दून प्रशासन का दावा हवा हो गया। कोरोना काल में 5 सितंबर 2020 से 26 जनवरी 2021 के बीच देहरादून जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सर्वे किया और उसके बाद ऐलान कर दिया कि देहरादून जिला पूर्ण साक्षर है और ये पूर्ण साक्षर होने वाला देश का पहला जिला है। इसके लिए दून प्रशासन ने खुद ही अपनी पीठ भी खूब थपथपाई। अब न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की तो दावा पूरी तरह खोखला निकला। केरल का एर्नाकुलम देश का पहला साक्षर जिला बना। 4 फरवरी 1990 को इसका ऐलान किया गया था। तब के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसकी घोषणा की थी। हैरानी इस बात की है कि देहरादून के डीएम साहब को भी इसकी जानकारी नहीं। इतना ही नहीं, जब हमने उन्हें हकीकत बताई तो वो बगले झांकने लगे। भी मैंने आपको कहा ना कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमें एचआरडी से भी जो है हुआ था, अगर कोई ऐसा होगा तो उसमें हम उसको जो भी होगा उस हिसाब से उसकी प्रक्रिया देखी जाएगी। अब हालात ये है कि साक्षरता का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो रहा है ताकि पूर्ण साक्षरता का पूरा सच पता चल सके। इसलिए जोड़ा कि इससे फिल्टर हो जाए कि हम वास्तविकता पे कहाँ पर हैं और उसमें रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहला असेसमेंट पहला जैसे जैसे आ रहे हैं, ऑनलाइन फीड हो रहे हैं, तो एक हमें कल ही प्राप्त हुआ और वो बहुत ही पॉजिटिव है। अब ये ठीक है कि दून जिला पूर्ण साक्षर हो गया, लेकिन जो काम 30 साल पहले हो गया उसके लिए खुद की पीठ थपथपाना जरूर गले नहीं उतरता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ के इतिहास में पहली बार एसडीएम सदर ऑफिस कलेक्ट्रेट कैंपस से अलग हो गया। जिला बनने के बाद ये पहली बार है जब एसडीएम का ऑफिस नए तहसील परिसर से चलेगा। 1960 में अल्मोड़ा से अलग पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया था। तभी से कलेक्ट्रेट परिसर में एसडीएम सदर का ऑफिस भी चलता रहा। लेकिन अब पूरे 61 साल बाद एसडीएम सदर ऑफिस का पता बदल गया है। असल में पिथौरागढ़ तहसील भले ही 1881 में वजूद में आ गई हो, लेकिन अभी तक भी इसकी स्थायी बिल्डिंग नहीं थी। ब्रिटिश काल से ही पिथौरागढ़ तहसील लंदन फोर्ट में संचालित होती रही। साल 2015 में लंदन फोर्ट को ऐतिहासिक धरोहर बनाने के लिए तहसील को वन निगम के सभागार में शिफ्ट किया गया। इस दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 5 करोड़ 46 लाख की लागत से नई तहसील बनाई गई, जिसमें अब एसडीएम सदर के ऑफिस को भी शिफ्ट किया जा चुका है। पिथौरागढ़ के इतिहास में पहला मौका है जब तहसील और एसडीएम सदर का ऑफिस एक ही जगह से संचालित होगा। हमारा तहसील और सब डिविजनल ऑफिसर दोनों का कार्यालय चूँकि बने हुए हैं और चूँकि एसडीएम को तहसील में बैठना जरूरी होता है, इसलिए हमने जो है ये एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस दोनों को जो है नई बिल्डिंग में स्थापित कर दिया गया है। चीन और नेपाल के करीब होने के कारण पिथौरागढ़ हमेशा से सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण रहा है। यही वजह थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने भी यहाँ सब डिविजनल ऑफिस स्थापित किया था। ब्रिटिश काल में एसडीएम को एसडीओ कहा जाता था, जिसका ऑफिस जिला बनने से पहले वर्तमान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हुआ करता था। 61 साल बाद अब जब एसडीएम ऑफिस पहली बार कलेक्ट्रेट से जुदा होकर तहसील से जुड़ा है, तो जाहिर है प्रशासनिक काम के तरीकों में कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम अब अपनी 400 बस को सीएनजी में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए 400 बस का प्रपोजल शासन को भेज दिया गया है। परिवहन निगम के जीएम का कहना है कि नई बसों की खरीद में ज्यादा पैसा लगता, ऐसे में पुरानी बसों में ही सीएनजी किट लगाकर संचालन करने से पेट्रोल डीजल की बचत के साथ ही निगम का खर्च भी कम होगा। बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल से जो अब तक बसेस चलती थी उनको सीएनजी में कन्वर्ट करने का प्लान है। पेट्रोल के दाम को देखते हुए ये प्लान रखा गया है, जिससे निगम पर खर्च भी कम आएगा। ऐसी दिल्ली रूट की 400 बसों को कन्वर्ट करने का प्लान है डीजल पेट्रोल से सीएनजी में। अभी 13 बसों का सीएनजी संचालन किया जा रहा है। यात्री किराया भी इससे कम हो जाएगा। तो ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी जब पेट्रोल डीजल की बसों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। सीएनजी की बसें बदली जाएंगी। 400 बसों के प्रपोजल भेज दिया गया है। अभी हमारी 13 बसें सीएनजी की चल रही हैं, जिनमें हमें ईंधन में काफ़ी बचत दिखाई दे रही है, जो लगभग 50% तक है।
तो हम लोगों ने प्रस्ताव है कि जो हमारी दिल्ली मार्ग पे बसें चलती हैं, लगभग 400 बसों में हम CNG किट लगा के उन्हें कन्वर्ट करें। तो अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में प्रस्ताव है, लेकिन हम लोग इस पे विचार करके अपने निदेशक मंडल में प्रस्ताव ला के इस पे आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।